नमस्कार। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जो पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी जेपीसी, बेंगलोर और अहमदाबाद के दौरे पे आई हुई हैं और सारे स्टेक होल्डर्स को सुनने का हर राज्य में जाकर करके ये कार्यक्रम है। आप जानना चाहेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव पूरे देश में एक साथ हो। एक साथ का मतलब ये नहीं कि एक दिन हो, लेकिन फेजेज में हो, जो भी सुविधा हो चुनाव आयोग को। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन जो है लगातार बहुत लंबे समय तक ये सोच जो है, सबसे पहले अगर हम देखें तो 1967-68 में कांग्रेस ने उनके शासन में करीब 7 विधानसभाओं को प्री मैच्योर उनको बंद किया था, डिसॉल्व किया था कि पूरे के पूरे लोकसभा के साथ में विधानसभा के भी चुनाव करवा दिया जाए। लेकिन बाद में धीरे धीरे राष्ट्रपति शासन लगाने की वजह से और इमरजेंसी में पार्लियामेंट का टेन्योर बढ़ाने की वजह से जो एक साथ चुनाव होने का जो साइकिल था, कैलेंडर था, वो डिस्टर्ब हुआ। तो 1980s के बाद में चुनाव आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में समय समय पर यह कहा कि एक साथ देश में चुनाव कराए जाने चाहिए। और उसके बाद में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अपनी 2-3 रिपोर्ट में ये कहा कि एक साथ चुनाव कराना देश के हित में है, नेशनल इंटरेस्ट में है। उसके अलावा नीति आयोग ने भी अपने पेपर में कहा। और यही नहीं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस, जिसके चेयरमैन नचियापन थे, वो कांग्रेस के सांसद थे राज्यसभा के, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। और वो रिपोर्ट यूनिनमस थी, सारे अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी सांसदों ने ये बात कही। और उसके बाद में जब लंबे समय से ये चल रहा था, तो उसके बीच में आपको एक भी बताना चाहूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में वेंकटाचलैया जी के द्वारा एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की उनके तहत में, और वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे रिपोर्ट तैयार की। उसमें भी संविधान के और भी प्रोविजन अमेंड करने के साथ साथ ये भी कहा गया कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो होना चाहिए। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ कराना देश के हित में है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2023 में हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब, रामनाथ जी कोविंद जी हैं, उनके चेयरमैन थे। और हमारे अमित शाह जी उसके सदस्य थे, गुलाम नबी आजाद जी सदस्य थे, एनके सिंह सदस्य थे, और भी लोग जो हैं, हरीश साल्वे जो बहुत एमिनेंट लॉयर हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, वो भी उसके सदस्य थे। ऐसे मिला के 8 सदस्य थे। और उन्होंने रामनाथ कोविंद जी की कमेटी ने रिपोर्ट दी गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट की उस रिपोर्ट को स्टडी किया, कैबिनेट ने उसको एक्सेप्ट किया। कैबिनेट ने उस रिपोर्ट के आधार पर पार्लियामेंट में एक साथ चुनाव लोकसभा और विधानसभा के लिए बिल लेके आए। और बिल गवर्नमेंट ने उस बिल को पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी जेपीसी को रेफर किया। उस बिल को रेफर करने के साथ साथ पहली बार ऐसा हुआ कि नॉर्मली कमेटी में 31 सदस्य होते हैं, लेकिन क्योंकि सभी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन हो, उसमें 41 लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं इस जेपीसी के मेंबर हैं। तो जेपीसी ने अपनी मीटिंग की दिल्ली में भी और विभिन्न राज्यों में भी जाकर के। दिल्ली में जेपीसी ने भारत के 6 मुख्य न्यायाधीशों को सुना और उनके साथ इंटरेक्ट किया। 3 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, 3 दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस फॉर्मर, और उसके साथ साथ इकोनॉमिस्ट जो हैं एनके सिंह, हमारे जो पूर्व फाइनेंस कमेटी के फाइनेंस कमीशन के मेंबर थे, चेयरमैन थे। उसके साथ उसके अलावा इकोनॉमिस्ट जो है गीता गोपीनाथ, जो वर्ल्ड बैंक में डिप्टी गवर्नर की पोस्ट पे थी, उसको भी, गीता गोपीनाथ को भी हमने रिक्वेस्ट किया। वो भी उनके साथ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थी वर्ल्ड बैंक में, उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया। वो भी अमेरिका से चल करके कमेटी के सामने आई। मोन्टेक सिंह अहलुवालिया जी आए, पनगड़िया जी आए, अरविंद पनगड़िया जी। ऐसे कर करके कमेटी ने दिल्ली में कई लोगों को
सुना और क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, क्या फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, क्या फेडरलिज्म के खिलाफ है। तो सारे के सारे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने अपनी बात रखी कि फेडरलिज्म के और बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं है। कमेटी ने, क्योंकि कमेटी को सबके स्टेक होल्डर्स को सुनना था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र के स्पीकर और ये सारे लोग आए और उसके अलावा सिविल सोसाइटी के लोग आए, गवर्नमेंट के आए। इसी तरह से हम उत्तराखंड में गए, हिमाचल प्रदेश में गए और चंडीगढ़ में जाकर के हमने पंजाब सरकार को और हरियाणा सरकार को, उनको भी सुना। और अभी उसी क्रम में हम बेंगलोर में आज जो हमारे सामने डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए थे और उनके साथ साथ उनके कैबिनेट के 2 मंत्री पाटिल साहब और खड़गे साहब भी आए थे और वीरप्पा मोइली जी जो बहुत ही सीनियर पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए कर्नाटक के और बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन है, वो भी आए। उसके साथ पॉलिटिकल पार्टी से जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी आए हैं, उनके साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे हमारे 4-5 और उसके अलावा विभिन्न पार्टियों के, बहुजन समाज पार्टी के, आप पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के भी लोग थे। तो सारों ने अपनी बात जो है कमेटी के सामने रखी। स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी और उनके ऑफिसर्स को भी सुना कि 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं होने की वजह से इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आता है, कितना जैसे इंडस्ट्रीज का है, टूरिज्म का है, अलग अलग डिपार्टमेंट का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, तो अलग अलग मंत्रालय का क्या इम्पैक्ट आता है, हमने उनको रिपोर्ट का कहा है। और इसके साथ हमने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, बैंक हैं, बैंक पे क्या असर आता है, क्योंकि जब प्रोडक्शन जो है, जब लेबर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जब चुनाव होता है, 5 करोड़ लेबर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान माइग्रेट करती है, तो उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो प्रोडक्शन पे आता है, इंडस्ट्रीज पे आता है। बैंक के जो क्रेडिट जो है वो टाइम पे नहीं चुकाने की वजह से कंपनी आईबीसी में आती है। तो इस तरह से एनके सिंह और प्राची मिश्रा का एक पेपर जो कमेटी के सामने, हाई लेवल कमेटी के सामने आया, उसमें कहा कि एक साथ चुनाव नहीं होने से देश को 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। तो इसको हमने ये पाया है कि ये तो उन्होंने क्वांटिफाई किया है, कुछ अमाउंट जो है उसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमारे बच्चों का एजुकेशन है, अगर आप देखिए कि जो हमारे सबसे पहले अगर मैन पावर में, चाहे सेंसस के ऑपरेशन के काम में लेना हो, चाहे बीएलओ हो, चाहे वोटर लिस्ट बनानी हो, चाहे उनको ट्रेनिंग में भेजना हो चुनाव के कार्यक्रम में, और चाहे चुनाव में उनको रिटर्निंग ऑफिसर और उनके साथ लगाना हो, तो सबसे पहले स्कूल जो हमारे स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल का, वहाँ का स्टाफ होता है, कोई प्राइवेट स्कूल्स का नहीं होता है। तो हमारे पूरे देश में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उनका एजुकेशन, उनकी शिक्षा बच्चों की सबसे ज़्यादा जो है उनको नुकसान होता है। हम अगर सोच सकते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी जो है इसी तरह का उनको शिक्षा में अगर नुकसान हुआ इस चुनाव में ही लगे रहने से, तो आने वाली पीढ़ी जो हमारी कैसे होगी। तो ये दूरदृष्टि और सोच सरकार की, भाजपा सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदृष्टि और उनका सोचना है कि ये सारा जो है, इसलिए 1 नेशन एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो जाए, जिससे कि गवर्नेंस जो है, हम देखते हैं कि चुनाव किसी प्रदेश में, लेकिन ऑफिसर जो है उसके वो वहाँ पर ऑब्जर्वर के रूप में दूसरे स्टेट से जाते हैं, तो उनका गवर्नेंस अफेक्ट करती है। और टूरिज्म का, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हमने उत्तराखंड में जब उनके मुख्यमंत्री जी से हमने बात की, उन्होंने कहा कि हमारा 43% टूरिज्म जो है, हमारी इकोनॉमी टूरिज्म आती है 43%, लेकिन और जो हमारे विंडो है सिर्फ जो टूरिज्म की वो 4 महीने की है, अप्रैल, मई, सितंबर, अक्टूबर। उनका कहना है कि अप्रैल मई में अगर लोकसभा चुनाव हो जाते हैं और सितंबर अक्टूबर में अगर हमारे विधानसभा चुनाव होते हैं, तो हमारी 43% इकोनॉमी है वो चौपट हो जाएगी। जब एक स्टेट का मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह के हाल हैं, तो दूसरे स्टेट्स के विभिन्न उनके इकोनॉमिक एस्पेक्ट होंगे जो कि उसका नुकसान है। तो ये सारा सोच करके हम विभिन्न स्टेक होल्डर्स को सुन रहे हैं और सुन करके हम इस तरह की रिपोर्ट करेंगे कि जिससे कि सारे हम सदस्य जो हैं उसको हम कंसिडर करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि नेशनल इंटरेस्ट में, देश हित में, जो आज भी हमारे उप मुख्यमंत्री जी DK शिव कुमार जी आए और उनके कैबिनेट के मंत्री आए, हमने कहा कि हमें सबको बैठ करके साथ, किसी कोई ईगो को हटा करके, ये नहीं कि भाई कि किसी ने पार्टी ने, ये किसी के, प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदृष्टि उन्होंने सोचा है
कि देश के हित में कोई ये बहुत बड़ा इलेक्शन रिफॉर्म है, तो हम सभी को साथ बैठ करके इसको वर्कआउट करना चाहिए। जो पार्लियामेंट ने बिल भेजा है उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, सब लोग साथ बैठ करके नेशनल इंटरेस्ट में सब चीज़ों से ऊपर उठ करके हमें इसको काम करना है, क्योंकि हमारे जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी जो अभी याद रखेगी कि भाई बहुत बड़ा इलेक्शन रिफॉर्म जो है देश में होने की वजह से भारत जो विकसित भारत की हम सोच रहे हैं वो हम जल्दी से जल्दी उसको अचीव कर सकते हैं। तो आज अनमाइंडफुल एक्सपेंडिचर है। आप देखिए कोई भी साल ऐसा नहीं जाता है जिसमें हर साल 5 से 6 विधानसभाओं के इलेक्शन होते हैं 5 साल के अंदर। अब आप देख लो तो 30 हमारे जो स्टेट हैं उसमें किसी न किसी स्टेट का चुनाव होता है, तो गवर्नेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है और उसका असर जो है आम आदमी पे जाता है, गरीब आदमी पे जाता है। जैसे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, ऐसी कई योजनाएं हैं जिनका लाभ जो गरीबों को मिलता है। जब वह ऑफिसर सीट पे नहीं होगा 2-2 महीने, आचार संहिता लगी होगी, उस वजह से उनको जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए टाइमली, वो सोशल जस्टिस की स्कीम जो है योजना समय पे इम्प्लीमेंट नहीं होने की वजह से सीधा का सीधा फायदा समाज के अंतिम छोर पे व्यक्ति बैठा है जो गरीबी की रेखा के नीचे है उसको असर डालती है। सिंक्रोनाइज द इलेक्शन नंबर 1, सिंक्रोनाइज करने के लिए तो चलो वन टाइम मेजर है, हम कानून बढ़ा देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर देंगे। जैसे 2029 से एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, जैसे पार्लियामेंट 2029 से इसको लागू करती है, तो 2029 से लागू करते तो उस समय हम कुछ स्टेट के चुनाव अगर कमेटी की रजामंदी होगी सारी और हमारी इस तरह की रिकमेंडेशन होगी तो कुछ स्टेट को हम 2029 में साथ ले सकते हैं। जिनके चुनाव 6 महीना बाद है वो डिसॉल्व होकर साथ आ सकते हैं, जिनके चुनाव 6 महीना पहले है वो भी साथ आ सकते हैं। ऐसी संभावना हो सकती है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने ये निर्णय ले लिया, तो कम से कम 10-12 स्टेट जो हैं 2029 में साथ हो सकते हैं। फिर जो दूसरे स्टेट्स होंगे तो उनके लिए वन टाइम मेजर जो है जब भी उनके चुनाव होंगे तो उसके बाद में 2034 में सबके चुनाव होंगे। तो मतलब ये हुआ कि जब अगर जिसका 2032 में चुनाव होगा तो 2032 में वो वापस अगर चुनाव होगा तो 2034 में उसका खत्म हो जाएगा, क्यों? तभी सिंक्रोनाइज होगा। तो सिंक्रोनाइजेशन करना सबसे बड़ा टास्क है, उसके लिए तो हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन एक बार सिंक्रोनाइज हो गया, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हमारे हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में अविश्वास प्रस्ताव का कहीं नहीं लिखा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अगर चाहें, राष्ट्रपति या गवर्नर को अपनी रिपोर्ट दें कि आप पार्लियामेंट को या विधानसभा को डिसॉल्व कर दीजिए, तो वो डिसॉल्व करने के लिए प्रावधान है। अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो पार्लियामेंट या विधानसभा डिसॉल्व हो जाएगी। तो उस समय में हम प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का किस तरह से, क्या हम जर्मन मॉडल जो है वोट कंस्ट्रक्टिव मेथड जो है उसमें जो है आपको अविश्वास का प्रस्ताव और विश्वास का प्रस्ताव साथ लेके आए और साथ कंसिडर हो, ये भी कमेटी सोच सकती है। जापानी मॉडल है, प्राइम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उसका चुनाव हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसका क्या किया जा सकता है जब इस तरह की परिस्थिति आ जाए, क्योंकि एक तरफ तो आपको सिंक्रोनाइज करना और एक तरफ नो कॉन्फिडेंस मोशन है, तो नेशनल इंटरेस्ट में क्या रहेगा उसको हम वे करके उसमें हम फाइन बैलेंस एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि हमेशा जो है हमें आगे के लिए हम इस अगर ये करें तो आगे 100 साल तक देश के लिए ये सिस्टम बन सकता है। तो सिंक्रोनाइज को मेंटेन रखना ये हमारे लिए हरकुलियन टास्क है, नो डाउट। लेकिन इसमें हम इसीलिए अलग अलग सीनियर लीडर्स को भी सुन रहे हैं। हम इसीलिए आज वीरप्पा मोइली जी भी आए थे, बहुत